सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी किसने 2022 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। तो आंसर होगा एनी एर्नो ने। फ्रांसीसी लेखिका है एनी एर्नो, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जीता है इस बार का। उन्होंने कहा कि लेखन एक राजनीतिक कला है जो सामाजिक असमानताओं को लेकर हमारी आंखें खोलती है। अच्छा ये तो 2022 का हो गया। हम पूछें अगर 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था, तो आंसर होगा अब्दुल रज्जाक गुरना ने। और आपको याद होगा भारत का पहला नोबेल पुरस्कार हमें साहित्य में ही मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जी लेकर के आए थे 1913 में गीतांजलि के लिए। अब आपको बताना है भारत ने आखिरी बार जो नोबेल पुरस्कार जीता था किस क्षेत्र में जीता था और किसने जीता था, ये बताओ आप। और अगर बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की, तो हिंदी का मिला था दया प्रकाश सिन्हा को और अंग्रेजी का नमिता गोखले को मिला था। और इस साल आपको याद होगा नोबेल के साहित्य पुरस्कार निकाय की पहली महिला प्रमुख का निधन भी हो गया। उनका नाम था सारा डेनियस। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आपने सुना है? भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ये। तो अभी 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो 56वां मिला है नीलमणि फूकन को और 57वां मिला है दामोदर माउजो को। बाकी आप जानते हो नोबेल पुरस्कार ये किसके नाम पे दिए जाते हैं? जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। 6 क्षेत्रों में ये दिए जाते हैं। मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस। और इसमें खास बात क्या है, जो पीस यानी कि शांति का है वो नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सारे स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1895 में, पहली बार 1901 में दिया गया था। और इकोनॉमिक्स का ये दिया गया था पहली बार 1968 में। अच्छा, अभी तो इन सबके नामों की घोषणा की जा रही है, इनको दिए कब जाएंगे तो वो भी याद रखना 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि इस दिन पुण्यतिथि होती है अल्फ्रेड नोबेल की। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, मलाला यूसुफजई के नाम है। 17 साल की उम्र में मिला था उनको शांति का नोबेल पुरस्कार। वहीं उल्टा पूछ लें कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो आंसर होगा जॉन बी गुडएनफ। 98 ईयर की उम्र में मिला था इनको। तो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बन सकते थे सारे हमने क्लियर कर लिए, तो इसको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और हाँ, हमने जो नई सीरीज स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, उसका कल सेकंड वाला पार्ट अपलोड कर दिया गया शाम को। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो देख लीजिएगा, आप एक बार उसको देख लीजिए। और आज शाम को उसकी क्विज भी आपको मिल जाएगी आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करना, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियोस बनाने के लिए। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर कितने रुपए तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा? तो आंसर होगा 2000 रुपये। तो अभी हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर लगने वाले शुल्क के बारे में महत्वपूर्ण घोषणा की है। तो एनपीसीआई ने कहा कि अब यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2000 रुपये तक के लेन देन पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के मद्देनजर एप्लीकेशन के जरिए मौजूदा प्रक्रिया क्रेडिट कार्ड पर भी लागू होगी। तो इस श्रेणी के लिए 2000 रुपये से कम और उसके बराबर की लेन देन राशि तक जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो 0 होगी। मर्चेंट डिस्काउंट रेट ये क्या होती है? तो एक व्यापारी के द्वारा अपने ग्राहकों से क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान स्वीकार करने पर बैंक को भुगतान की जाने वाली जो लागत है उसे कहते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। और 2000 रुपये तक ये 0 होगी। इसके अलावा आरबीआई ने रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने को मंजूरी भी दे दी है, तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, हाल ही में किस भारतवंशी को WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर विवेक मूर्ति को। अच्छा, आपने डॉक्टर विवेक मूर्ति का नाम जरूर सुना होगा, हमने पिछले साल पढ़ा था इनके बारे में कि भारतीय अमेरिकी है डॉक्टर विवेक मूर्ति, जिनको सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया जो बाइडेन के द्वारा। पढ़ा था। और अभी एक बार फिर से उनका नाम हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी उन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में यूएसए का प्रतिनिधि बनाया गया है जो बाइडेन के द्वारा। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ पे की गई?
बाकी आप जानते हो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? रुचिरा कंबोज बनी है। अच्छा, वैसे अमेरिका की विदेश मंत्री का नाम क्या है? ये भी बताओ आप कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मैंने एक जैसे लिखे आपको कंफ्यूज करने के लिए, डॉक्टर विवेक मूर्ति और डॉक्टर विवेक लाल। तो विवेक मूर्ति के बारे में तो हमने पढ़ लिया, और अभी डॉक्टर विवेक लाल के बारे में एक आध दिन पहले ही हमने पढ़ा है। भारतीय अमेरिकी हैं ये डॉक्टर विवेक लाल, जिनको अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था, अभी याद है आपको। और अभी वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने? इंदरमीत गिल बने। बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानोम। अभी आपको याद होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने झारखंड को तंबाकू कंट्रोल के लिए पुरस्कृत किया था। और मैंने अभी प्रश्न पूछा था आपसे कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पे रखी गई थी? जामनगर में। और WHO ने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था अभी, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी अक्टूबर 2022 में किसे FIH वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा मुमताज खान को। तो FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसने इस साल का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर यानी कि राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना है? तो महिलाओं में तो चुना है मुमताज खान को, और पुरुषों में चुना है टिमोथी क्लेमेट को। ये फ्रांस के हॉकी प्लेयर हैं। वहीं अगर बात करें पिछली बार यानी कि 2020-21 में, तो शर्मिला देवी को चुना गया था। इस बार मुमताज खान को चुना गया है भारत से। और हमारी एक हॉकी प्लेयर है रानी रामपाल। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉकी की पहली महिला प्लेयर हैं ये जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और हॉकी से याद होगा, अभी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? दिलीप तिर्की बने। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए कि FIH हॉकी 5S का पहला खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा भारत ने। इसमें पोलैंड को हराया था भारत ने। ये हुए कहाँ पे थे? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। याद रखना, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में ही है। और आप जानते हो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था। किसको हराया था? जर्मनी को। और अभी फुटबॉल में इंडिया के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का खिताब महिलाओं में जीता था मनीषा कल्याण ने, और पुरुषों में सुनील छेत्री विजेता रहे थे। और पुरुषों में सुनील छेत्री ने जीता था। और आप जानते हो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? उड़ीसा में। उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। उसी तरह से पंजाब में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अब आप बताइए कि अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने किस स्थान पर देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा पुरी में। तो अभी हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने उड़ीसा के पुरी में देश के राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया। तो इसका उद्देश्य है लोगों के बीच वेदों के ज्ञान का प्रसार करना और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना। ये तो दूसरा हो गया। पहला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्यालय प्रतिष्ठान ऐसा पहला स्कूल है। और अब ये दूसरा बना है पुरी उड़ीसा में। आपको याद होगा अभी धर्मेंद्र प्रधान ने ही स्केल नाम से एक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। स्केल का मतलब हो गया स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज। और अभी धर्मेंद्र प्रधान ने ही भारत का सबसे बड़ा एजुकेशनल मेटावर्स और भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क को भी लॉन्च किया था। इसका नाम है पॉलीवर्सिटी। और धर्मेंद्र प्रधान ने ही एक बुक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, इसको भी लॉन्च किया था, जिसको लिखा है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। अभी धर्मेंद्र प्रधान ने ही 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का भी उद्घाटन किया था नई दिल्ली में। और पुरी से याद होगा 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर बना है उड़ीसा का पुरी। आप जानते हो उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान कहां से शुरू हुआ था? श्रावस्ती जिले से। भारत के बाहर पहला IIT बनेगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। और भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय आपको मिलेगा अमेरिका में। चलो बताओ, वडोदरा में जो रेल यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा गति शक्ति यूनिवर्सिटी। याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। अब बताइए, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने इंश्योर इंडिया अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो अभी HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने भारतीयों को उत्पाद श्रेणी के रूप में जीवन बीमा के लाभों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से इंश्योर इंडिया अभियान को शुरू किया।
तो इस अभियान में कंपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं के साथ जुड़ने के लिए चैट शो, ऑन ग्राउंड गतिविधियां और वेबिनार आयोजित करेगी। HDFC लाइफ इंश्योरेंस स्थापना होती है सन 2000 में और इसके CEO कौन है? विभा पडलकर है। आपको याद होगा LIC ने अभी जीवन बीमा योजना शुरू की थी जिसका नाम था बीमा रत्न। PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इसने लॉन्च किया था। और HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो वॉल्ट प्रोग्राम इसने लॉन्च किया था। तो ये भी पॉइंट्स ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताओ अक्टूबर 2022 में NPCI और किस देश के सेंट्रल बैंक ने रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा ओमान। तो अभी NPCI और सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने ओमान में रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक समझौता किया। अच्छा, एक प्रश्न यहां से बनता है, बहुत प्यारा प्रश्न है कि UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था, ये आप बताओ। और आप जानते होंगे RBI ने डिजिटल भुगतान से संबंधित 2 पहल शुरू की थी। एक है UPI 123 पे जो फीचर फोन पर UPI भुगतान सुविधा प्रदान करता है और दूसरा डिजी साथी है जो डिजिटल भुगतान के लिए 24x7 हेल्पलाइन है। मैंने आपसे पूछा अभी UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना था नेपाल। भारत के अलावा बात कर रहे हैं क्योंकि भारत ने तो दिया है ये सिस्टम। और ओमान की बात हुई है तो ये रहा मैप में ओमान। कैपिटल इसकी मस्कट है, करेंसी है ओमानी रियाल। आप जानते हो 2024 में पहले FIH-5S विश्व कप की मेजबानी ये ओमान ही करेगा। अभी इसी साल ओमान के साथ हमने 2 मिलिट्री एक्सरसाइज की है। ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज ये राजस्थान के जोधपुर में की थी और अभी अगस्त में भी किया हमने इसके साथ एक एक्सरसाइज जिसका नाम है अल नजाह एक्सरसाइज जो कि इसका चौथा संस्करण था। ये भी हमने राजस्थान में ही किया है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी कौन सा देश 2021-22 में दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता तथा दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है? तो आंसर होगा भारत। तो भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता तथा दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। तो सीजन 2021-22 में देश में 5,000 लाख मैट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है और भारत ने वर्तमान चीनी सीजन के दौरान चीनी उत्पादन में ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। आप जानते हो दुनिया में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा देश को। और भारत में बात करोगे तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है चीनी का कटोरा। अभी उत्तर प्रदेश ने ही पंचामृत योजना भी शुरू की थी गन्ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। बताओ भारत का पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? पूर्णिया बिहार में। और अभी गन्ने के रस को किस देश ने पेय रस के रूप में घोषित किया था? राष्ट्र पेय रस के रूप में। तो आंसर होगा पाकिस्तान ने। और एक और प्रश्न का उत्तर दो कि किस IIT के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का नया तरीका खोजा और उस विकल्प को नाम दिया ज़ाइलिटोल? तो आंसर होगा IIT गुवाहाटी। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप याद रखना। इसके साथ बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ अभी हाल ही में मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो आंसर होगा BD मिश्रा को। तो BD मिश्रा वैसे तो ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं पर अभी इन्हें मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। क्यों? क्योंकि अभी तक मेघालय के जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक वो रिटायर्ड हो गए इसीलिए। इसी तरह से आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के अभी तक राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, लेकिन आप जानते हो वो तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन गए 14वें नंबर के। तो अब आपके लिए यही प्रश्न है, अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? आप जानते हो वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं? 8 है और इसमें सबसे नवीनतम है नेशनल पीपल्स पार्टी जो कॉनराड संगमा की पार्टी है। कॉनराड संगमा ये मुख्यमंत्री है अरुणाचल प्रदेश के। और आपको याद होगा चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अभी गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी बनाई है, कौन सी? डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। अच्छा 2 प्रश्न की और पूछूंगा मैं आपसे, उत्तर देना। एक तो मुख्तार अब्बास नकवी अभी तक माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्टर थे और RP सिंह ये स्टील मंत्री थे लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब बताओ इनके मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? यह आपके लिए आज का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, उत्तर दो। हम बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ सितंबर 2022 में अंकटाड के द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो आंसर होगा 5.7%। तो अभी अंकटाड ने ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 को जारी किया और उसमें बताया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में 5.7% रहेगी
और 2023 में 4.7%, जबकि वर्ल्ड की ग्रोथ रेट उसने बताई है 2022 में 2.6% रहेगी और 2023 में 2.2% रहेगी। अच्छा, अंकटाड की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। स्थापना होती है 1964 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अंकटाड की इसी साल पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, रेबेका ग्रिंस्पन उनका नाम है। और अंकटाड ने इसी साल FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्तकर्ताओं की सूची जारी की थी, उसमें भारत 7वें स्थान पे था, टॉप पे अमेरिका था। और अभी अंकटाड ने कहा था कि 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भी भारत 7वें स्थान पे था, टॉप पे उसमें यूक्रेन था। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा डॉक्टर माधव हाड़ा को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी करियर एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न, और अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।